मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, संस्थान के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, संस्थान के उपाध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रोफेसर CM सिंह जी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के सभी संकाय सदस्यगण, रेजिडेंट डॉक्टर्स और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और इस संस्थान पिछले 14 वर्ष के अपने एक अल्प अवधि में एक स्वास्थ्य केंद्र से, एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है, इसकी भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। यही है जीवन के विकास के क्रम की यात्रा, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने संस्कृति कहा है। बीज का वृक्ष बन जाना यह संस्कृति है, बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना यह है विकृति। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को, इससे जुड़े हुए यहाँ के जितने भी यहाँ के प्रबंधन समिति से, प्रबंधन से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, इन सबको, या जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। यही है जीवन की यात्रा। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे, गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता, किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान फलेगा फूलेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़ करके अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ का लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त होगा और उस यश के भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उस यश के साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान, शासन ने धनराशि दी, संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, तो उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग,
वह संस्था अपितु विभाग के साथ साथ शासन भी उस अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही अपयश है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास करती है। और जब हम आरएमएल की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गेटवे है। वहाँ की पूरी भीड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमोत्तर बिहार या नेपाल, यहाँ की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लखनऊ पर निर्भर करती है, लखनऊ में आती है। और लखनऊ में उनका सबसे पहले मुकाबला पड़ता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। वे इस संस्थान में आते हैं और इस संस्थान से जो सुविधा उन्हें प्राप्त होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है, दुनिया को कोई व्यक्ति मिलता है, कोई राजनयिक मिलता है, और जब उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है तो वह स्वयं चौंक जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तो फिर पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य या 25 लाख का? हम कहते हैं 25 लाख के, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो नगर निकाय हैं उनकी आबादी 25 लाख है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है तो वे चौंकते हैं इस आबादी को। लेकिन जहां ये हमारे लिए एक चुनौती होती है, लेकिन वहीं साथ ही साथ हमारे लिए यह एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने, देखने और स्टडी करने का भी एक माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं, मैंने जब आपकी वार्षिक प्रतिवेदन को यहाँ पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था तो उन्होंने संस्थान के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत भी की और इसके बारे में एक ब्यौरा भी दिया गया कि संस्थान यूजी, पीजी और फिर सुपर स्पेशलिटी के तमाम विभागों का संचालन आज सफलतापूर्वक कर रहा है। संस्थान एक छोटे से हॉस्पिटल से बढ़कर के आज 1300-1400 बेड्स का एक बड़े संस्थान के रूप में आज विकसित होकर के उस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी संस्थान आगे बढ़ चुका है, उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये सभी चीजें वे अपने प्रतिवेदन के साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रस्तुत कर रहे थे कि संस्थान ने और क्या कुछ किया है और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है। ये किसी भी संस्थान के द्वारा अपनी वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार का प्रतिवेदन देना स्वाभाविक भी होता है कि हम अपने को अपना आकलन स्वयं कर सकें और भविष्य की कार्य योजना को फिर उसके लिए तैयार कर सकें, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और संस्थान ने उस कार्य योजना को यहाँ पर प्रस्तुत करते समय इन सब बातों को यहाँ पे उल्लेख भी किया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है। और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर हैं, कितने पब्लिकेशंस हैं,
कितने पेटेंट हमें प्राप्त हुए हैं। ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके पास जो पेशेंट आता है, और पेशेंट आपने यहाँ पे लगभग 9 लाख पेशेंट ओपीडी में देखे, 50,000 से अधिक ऐसे थे जिनको आईपीडी में आपने यहाँ पर इंडोर फैसिलिटी उपलब्ध करवा करके उनका उपचार करके सफलतापूर्वक फिर उन्हें यहाँ से उपचारित करके उन्हें यहाँ से उनके घर की तरफ प्रस्थान कराया। वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आप लोग यानी लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पे उपचार का लाभ दे रहे हैं। और मुझे लगता है अगर उसके डाटा भी हर एक डॉक्टर के द्वारा तैयार करके, सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा तैयार हो करके अगर उस पर भी स्टडी हो और फिर उसी स्टडी को आगे बढ़ा करके आप कार्य करेंगे तो मुझे लगता है बड़ा लाभ इसके माध्यम से न केवल आपको बल्कि आने वाले पेशेंट को भी प्राप्त होने वाला है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हम लोगों को स्वयं पे विश्वास नहीं होता है और अक्सर होता है कि हम लोग इन बातों से परेशान होते हैं कि आज दुनिया के अंदर क्या कुछ है उसकी तरफ भागते हैं, अपने स्तर पर नहीं। मैं अक्सर देखता हूं कि डॉक्टर के बारे में कहा जाता था जितना अनुभवी होगा उतना उसका लाभ मिलता है, और उसका लाभ अनावश्यक कभी नहीं होता, उसका अनुभव व्यवहारिक होता है। मैंने अक्सर इस चीज को देखा है। मेरे हाथ में एक समस्या आ गई थी, मैं परेशान था। मैंने एक संस्थान में जाके 2 वर्ष पहले ऑपरेशन कराया, फिर से वो समस्या खड़ी हो गई। मैं अचानक गत सप्ताह गोरखपुर गया था। एक डॉक्टर मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा आपके हाथ में पट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती है, अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मैं इसको देख लूं। वो बेचारा चुपचाप अपने जेब में एक इंजेक्शन भी लेके आया था। मैंने कहा यार देखो इंजेक्शन तो नहीं लगाऊंगा, आपको देखना है तो वैसे देख लो। और मैंने कहा मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, आप एक सामान्य डॉक्टर हैं। उसने कहा नहीं मैं केवल देखूंगा, करूंगा वही जो आप बोलेंगे। उन्होंने कहा देखो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक दिन देख रहे थे, उन्होंने दवाई, उन्होंने कहा इसमें पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा पेन तो नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा देखिए मैं अभी इसको ठीक करवा देता हूँ। मैंने कहा मुझे बताओ कितना इसमें खर्चा लगेगा। देखिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा खर्चा नहीं लगेगा, मैं उसके बाद आपके साथ एक सेल्फी लूँगा। देखिए उन्होंने एक बात कही और आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही होगी, लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। आज मेरा हाथ एकदम ठीक है, आधा मिनट में, आधा मिनट में उन्होंने मेरा हाथ सही किया और कहा कि देखिए कुछ नहीं है, ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप पड़ते और फिर 6 महीने के बाद फिर आपको वो समस्या खड़ी करता। और मुझे लगता है ये अपने आप में एक यही स्टडी है, यही देखना। उन्होंने मुझे फिर इसके बाद और कहा, उन्होंने कहा देखिए अक्सर हम लोग एलोपैथ का उपचार करते हैं, मैं स्वयं एलोपैथ का डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा मुझे पूरा जीवन मैंने इस पे किया, अच्छे रिजल्ट भी दिए, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, यही कोई बीमारी नहीं होती है, इस पे अगर आपको मैं कहूँ तो एक आयुर्वेद की एक दवा है, अगर आप उचित समझेंगे तो इसको आप ले लेना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है।
हम अक्सर अपने जीवन में इन बातों से गुजरते हैं, लेकिन हम उसको हल्केपन से ले लेते हैं, हल्केपन से ले लेते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि चलिए ये चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, सरलता के साथ मिल रही हैं या फ्री में मिल रही हैं, तो चलो हम भी देख लेते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति को इस सब की बहुत जानकारी नहीं होती। भाई दवा अनावश्यक लेना ये अच्छी बात थोड़ा है। बहुत सारे लोग रोग कुछ नहीं लेकिन दवा खाए जा रहे हैं, खवाए जा रहे हैं। क्यों अनावश्यक उसको दवा दे रहे हैं? या जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही आप दो, उससे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? भाई दवा है तो कहीं ना कहीं दावा तो करेगी ही करेगी। तो अगर आप रोग के उपचार के लिए उसका उपयोग करेंगे तो दुहाई देगी, नहीं तो दावा तो अपना करेगी ही, फिर साइड इफेक्ट उसके होंगे ही होंगे। और ये अक्सर कैसे होता है ज्ञानता में। मैं एक बार एक दूर दराज के गांव में गया था, मैं सांसद था गोरखपुर से, तो मैं ऐसे ही बैठा था, अचानक बाहर हल्ला हो रहा था, तो मैं गया, मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी थी। मैंने कहा ये क्या लाइन क्यों लगी है? तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि वहाँ एक वैन आके रुकी थी और वैन से दवा मिल रही थी। तो मैंने कहा ये दवा काहे की मिल रही भाई? उसने कहा साहब ये लेप्रोसी के खिलाफ हमारा एक अभियान चल रहा है, उसमें दे दो। तो मैंने कहा कि सब लोग कुष्ठ रोगी हो गए क्या? कहा सब मांग रहे हैं। तो भाई हमने कहा ऐसे दे दो कि किसी को भी। और सबसे मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या तुम लोगों को कुष्ठ रोग हो गया क्या? क्यों तुम मांग रहे हो दवा, क्यों ले रहे हो? कहा साहब फ्री में मिल रही है। अरे कौन सी बात हो गई? बांटने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों ने भी किया। फ्री में मिल रही है तो हम दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें उसकी कीमत को समझना पड़ेगा, जरूरतमंद को देना पड़ेगा, जरूरतमंद को देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है आज के दिन पे। जब हम केजीएमयू, आरएमएल या एसजीपीजीआई के पास आने वाली भीड़ को देखते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि नीचे स्तर पर क्यों ये भीड़ केंद्रित नहीं हो पाती। ये संस्थान उतने ही लोग यहां पर आए, अनावश्यक भीड़ न हो, बल्कि उतने लोग यहां पर आए और शेष अन्य लोगों को हम नीचे स्तर पर, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या सीएससी हैं, पीएससी हैं, या पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर टेलीमेडिसिन के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए। हर सप्ताह जिले की टीम किसी न किसी पीएससी के अंदर वहां के चिकित्सक जाकर के आरोग्य मेला का आयोजन कर रहे हैं और करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हुए। क्या हम इसके विस्तार को और आगे बढ़ा सकते हैं? होता क्या है जब लोगों को लगता है कि सब फ्री में मिल रहा है तो क्या उनको ये लगता है जैसे दवा ले लेंगे तो ये कोई टॉनिक होगी। वो टॉनिक तो नहीं, लेकिन टॉन्सिल जरूर पैदा कर देगी। और ये चीजें अक्सर देखने को मिलता है। आज मेरा ये मानना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में शासन ने इतना फैसिलिटेट किया है। उत्तर प्रदेश अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी, याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी होगी कि आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, या संभव लगता था। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है।
उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त हो रहा है। मान्य जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो रही है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है। कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। इस बेहतरीन परिणाम की दिशा में हमें कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां पे आपके द्वारा दिए जाने वाली सुविधा और हमारे जो चिकित्सक हैं, चाहे वह फैकल्टी मेंबर्स होंगे यानी सीनियर जितने भी प्राध्यापक गण होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे, इनका पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ व्यवहार ये बहुत मायने रखता है। एक डॉक्टर अनुभवी होने के साथ साथ, उस फील्ड का विशेषज्ञ होने के साथ साथ, उसका उतना ही संवेदनशील होना भी आवश्यक होता है। अगर वह ये तीनों गुणों से परिपूर्ण है तो आम जनता उसके प्रति कितनी अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग उसके प्रति यथा सम्मान का भाव रखते हैं और उस सम्मान के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, अब ये हॉस्पिटल ही नहीं, अब तो ये इंस्टीट्यूट बन चुका है। अभी भी हमें देखना होगा एक एक पेशेंट के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, बीमारी के उपचार के लिए किस किस चरण में आपको क्या कुछ करना पड़ा है, ये सारे लक्षण बता देंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे। यह आवश्यक नहीं कि एक ही दवा एक व्यक्ति पर, सभी लोगों पर एक पर अगर वह अनुकूल हुई तो सभी पे हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। उसकी प्रकृति पे भी निर्भर करता है, देश काल और परिस्थिति भी उसको प्रभावित करती है। लेकिन क्या इस पर कोई कंप्रिहेंसिव स्टडी हम लोगों के द्वारा कभी की जाती है? हम करते हैं? नहीं हो पाता। और मुझे लगता है संस्थान बनने के बाद हमें अनिवार्य रूप से हर एक फैकल्टी मेंबर के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि वह अपने प्रत्येक पेशेंट के प्रत्येक उसको लेकर के दें, हर महीने एक स्टडी पेपर लिखें, लिखने की आदत डालें, फिर देखें उसमें रिजल्ट क्या है, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में उनके आर्टिकल छपे। फिर इस पर रिसर्च की गतिविधि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और फिर अपने पेटेंट की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है संस्थान तब प्रगति करते हुए दिखाई देगा और लोगों के विश्वास का प्रतीक बनेगा। उस प्रतिस्पर्धा के लिए हमें आज अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, अवेयरनेस का, पेशेंट में भी अवेयरनेस का भाव, जो मैंने कहा ना कि उतने लोग एक की दवा के लिए, उन बीमारी नहीं लेकिन दवा के लिए फ्री में मिल रही इसलिए लेने के लिए चले गए। बताना पड़ेगा, आवश्यकता है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। भाई दवा से नहीं होता है। बहुत बार व्यक्ति के रहन सहन खान पान पर भी बीमारी निर्भर करती है। हम उनको बताएं इसके बारे में, समय पे जगना, समय पे भोजन करना, भोजन की मात्रा भी इस प्रकार से रहे कि वह स्वस्थ लगे ही नहीं, दिखे भी, और साथ साथ उसके अनुरूप आचरण भी वो उसका दिखना चाहिए। हम इसके बारे में भी उसको बता सकते हैं और उस दिशा में उसको प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग पेशेंट को ये भी बता सकते हैं केवल दवा लेने से नहीं होगा। भाई अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सामान्य, उसमें भी अगर आप उन लोगों को बताएंगे व्यवहारिक जीवन में क्या चीजें हो सकती हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति 11 बजे सो के उठेगा और रात्रि को 2 बजे 3 बजे सोएगा
तो आप उसको आरोग्य होने की कल्पना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह कठिन ही होगा। उसको हमें समय पे जगने और समय पे सोने की भी आदत डलवानी पड़ेगी। उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अब दिनचर्या ठीक तो करिए पहले अपनी, दवा से कब तक जियोगे। हम उसको इस दिशा में भी प्रेरित करें, सही दिनचर्या हो। आरोग्यता के सबसे पहले लक्षण होंगे। अगर हम इस दिशा में उसको प्रेरित करते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। और फिर हॉस्पिटल्स के साथ, सीएससी के साथ, पीएचसी के साथ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ इंस्टीट्यूट का आपस में एक कोलैबोरेशन हो, आपस में एक समन्वय हो, एक दूसरे के बारे में हम लोग जोड़ें, टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़ें, समय समय पर वहाँ के चिकित्सकों को यहाँ भेजें, यहाँ के विशेषज्ञ वहाँ जाएं, वहाँ लोगों को बताएं, वहाँ के चिकित्सकों के साथ भी अपने नॉलेज का आदान प्रदान करें, अनुभव का आदान प्रदान करें। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे। आईएमए के साथ भी हम बैठ सकते हैं, हमें बैठना चाहिए, आखिर वे भी तो कार्य कर रहे हैं, उससे परिणाम आएंगे। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस के साथ काम किस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और पहली बार केंद्र और राज्य सरकार पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाई है। 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में इस सत्र में एडमिशन हुए हैं। 6 अन्य मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं। आने वाले समय में ये मान के चलिए कि आने वाले समय में अगले 5-7 वर्षों के अंदर डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसके अनुरूप आज हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक मिलेंगे, पीएचसी के भी मिलेंगे, सीएससी के लिए भी मिलेंगे। हमें यहाँ पर अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलेंगे, और जिस दिशा में चाहे वह आरएमएल हो, एसजीपीजीआई हो, केजीएमयू हो और अन्य संस्थान आगे बढ़ रहे हैं, ये सब देखते हुए हम मानते हैं कि इसके परिणाम आएंगे और अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट भी हमें उपलब्ध होंगे। लेकिन हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? हमें उस समय टीम वर्क को कार्य करने के परिणामों के बारे में भी सोचना होगा। मैं बार बार आपसे इस बारे में बताता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश आरएमएल उसका गेटवे है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश इस सीजन में हर वर्ष आज से 5 वर्ष पहले तक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से ग्रस्त था। इस सीजन में 1200 से 1500 मौतें होती थीं अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में एकमात्र जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसी में 500 से 700 मौतें होती थी। इस सीजन में मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक, यानी 15 जुलाई से 15 नवंबर के बीच में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी। और उस दौरान जब मौतें होती थी, वहां की स्थिति अगर आप देखते कितना बीभत्स होती थी, बड़ी भयावह होती थी। और एक क्रम 40 वर्षों से चल रहा था। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई। नारे बहुत लगते हैं, लोग दावा बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इस 50,000 बच्चों की मौत का दोषी कौन है? क्या वह सिस्टम नहीं जो वोट बैंक बना करके उन लोगों को बहकाने का कार्य तो करता है, लेकिन जब उसके लिए सुविधा देनी होती है, उसे फैसिलिटेट करना होता है, तब ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। और क्या ये सच नहीं था कि बच्चे इसलिए मर रहे थे क्योंकि सुविधाओं का अभाव था? ये सुविधा केवल स्वास्थ्य का ही नहीं था, पेयजल का भी था।
स्वच्छता का भी था, आपसी समन्वय का भी था, वहां पर लोगों की जो दिनचर्या थी उसका भी दुष्प्रभाव था। मैं 1998 में पहली बार जब गोरखपुर से सांसद बना था तो उस समय मेरे सामने चैलेंज था कि क्या होगा। तो मेरे लिए सबसे पहला मुद्दा था कि मैं इसको संसद में रखूं। संसद में गया तो संसद में मुझे बोला गया कि नहीं, ये राज्य का मुद्दा है। लड़ा कि नहीं, मुझे तो उठाना है। अंततः मुझे अनुमति मिली और संसद का 1999 से लेकर के 2017 तक, जब तक मैं सांसद था, तब तक कोई ऐसा सत्र नहीं होता था जब इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर किसी न किसी बहाने में इस मुद्दे को सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा। इंसेफ्लाइटिस के नाते ही गोरखपुर में एम्स भी मिला। प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर में इसीलिए दिया कि भाई इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी में उपचार की सुविधा वहां होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बना।